हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि हमारा टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी था उसको आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही जोश के साथ शुरू करेंगे। जहाँ इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंजाइम के बारे में आपको बताया था कि एंजाइम जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के एंजाइम के बारे में अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं, एक टॉपिक बना दिया उसको कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जो बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम है, आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि एंजाइम का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस एंजाइमों का क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एंजाइमों का वर्गीकरण, और एंजाइमों के वर्गीकरण में जो आपके पास फर्स्ट जो एंजाइम है, ठीक है, जो फर्स्ट एंजाइम है जिसे आपने नाम दे दिया लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम जो कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक याद रखना कि लयनकारी एंजाइम, इससे पहले भी आपके पास आया था कि कोशिका का लयन करके डीएनए को पृथक करना, कोशिका का लयन करके डीएनए को पृथक करना। तो यहाँ पर याद रखना कि आपके पास सबसे पहले, जैसे आपने देखा कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, और आपको पता है कि सेल है तो सेल का जो बाह्य आवरण है, सेल का जो बाह्य आवरण है उसको आपने क्या नाम दे दिया, सेल वॉल। क्या नाम दे दिया उसको, सेल वॉल नाम दे दिया। तो लयनकारी एंजाइम जो है उसका उपयोग सुनना, इस सेल वॉल और इसके अंदर यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ है, डीएनए रखा हुआ है। तो अब आपको पता है कि इस डीएनए को आपको कोशिका से बाहर निकालना है। जब कोशिका में से इस डीएनए को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अड़चन आ रही है वो कौन दे रही है, सेल वॉल दे रही है। ये सेल वॉल अपने कोशिका के डीएनए को बाहर आने से रोकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि डीएनए बाहर आ जाए, इसलिए हमने कौन सा एंजाइम यूज़ लिया, लयनकारी एंजाइम हमने यूज़ किया। और लयनकारी जो एंजाइम है उसके यूज़ करने से ये जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। और सेल वॉल के टूटने से ये जो डीएनए है वो आसानी से उस सेल में से बाहर निकाल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लयनकारी एंजाइम, तो सीधा सा टॉपिक आता है कि बायोटेक्नोलॉजी में लयनकारी एंजाइम का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पर याद रखना कि लयनकारी जो एंजाइम है आपके पास यहाँ पर कौन दिया रखा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे पहले लयनकारी एंजाइम का उदाहरण बताइए, तो आप बता देंगे लाइसोजाइम। जीवाणु में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति को, जीवाणु में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति को लयन करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है वो कौन है, तो आप बताओगे लाइसोजाइम एंजाइम है। तो लयनकारी एंजाइम जीवाणु में पाए जाने वाला कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जीवाणु की सेल वॉल को लयन करके, तोड़कर वो क्या कर देता है, डीएनए को अलग कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा एंजाइम सेलुलेज। सेलुलेज आपको पता है प्लांट सेल के अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, और प्लांट जो सेल वॉल है उसमें भी सेलुलोज की मात्रा है। तो जो एंजाइम सेलुलोज है वो क्या करता है, पादप कोशिका भित्ति को लयन करने का काम करता है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनता है, देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कवक कोशिका है उस कवक कोशिका के डीएनए को अलग करने के लिए, कोशिका भित्ति से अलग करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पे बता देंगे काइटिनेज जो एंजाइम होता है वो कवक जो सेल वॉल है उसमें से लयन करके डीएनए को बाहर निकालने का काम करता है। तो अपना फर्स्ट जो एंजाइम है उसे आप करने क्या नाम दिया, लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम में फर्स्ट लाइसोजाइम जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को लयन करता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है सेलुलेज जो कि प्लांट सेल वॉल जो है उसकी कोशिका भित्ति को अलग करता है। थर्ड जो है काइटिनेज जो फंगल सेल वॉल है उसकी जो आपकी है डीएनए को अलग करने के लिए वो काम में आता है, ठीक है। सेकंड जो एंजाइम का आप यहाँ पर टॉपिक लेते हैं कि फर्स्ट आपका कहा लयनकारी, सेकंड जो आपको नाम आ रहा है विदलनकारी, क्लीवेज एंजाइम, विदलन करने का एंजाइम। ये एंजाइम थोड़ा डिटेल स्टडी है इसकी। तो देखो विदलनकारी एंजाइम क्या होता है। विदलनकारी एंजाइम की अगर बात करते हैं सबसे पहले यह आता है कि विदलनकारी एंजाइम जो होते हैं वो टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकंड एंडो
एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ज़्यादातर किताबों में एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया होता है। एक थर्ड एंजाइम भी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो भी एक प्रकार का क्लीवेज एंजाइम ही होता है। ठीक है, तो देखो विदलनकारी एंजाइम का क्या काम है। विदलनकारी जो एंजाइम होता है वो जो आपका डीएनए जो है, उन डीएनए का आपके पास है कि डीएनए के पास क्या होता है, एक स्ट्रैंड होता है, एक लड़ियाँ होती है डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो उनके पास क्या होता है, सिरे होते हैं, आपको पता है 5' और 3' सिरे होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है, डीएनए को काटने का काम कौन करेगा, विदलनकारी एंजाइम। और विदलनकारी एंजाइम जो है 3 प्रकार के। फर्स्ट जो है एक्सोन्यूक्लियस, नाम से पता लग रहा है एक्सो, एक्सो का मतलब बाहर की ओर। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे कि डीएनए अणु के जो सिरे हैं यानी कि 5' और 3' या ये कीजिए 3' और 5' यानी कि ये जो डीएनए है, इन डीएनए की 2 लड़ियाँ हैं। ठीक है, डीएनए की क्या है, 2 लड़ियाँ हैं। इन दोनों लड़ियों के जो सिरे हैं जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, 5' और 3', अगर इन डीएनए के सिरों पर अगर इन सिरों को काटने का काम है तो इन सिरों पर काटने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखना, डीएनए के अणुओं को सिरों पर काटने का काम कौन करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। इसी प्रकार से जो सेकंड एंजाइम है किसका, विदलनकारी का सेकंड एंजाइम, और उसका नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब अंदर से, यानी कि जो डीएनए के अणु हैं उनको सिरों के अलावा यानी कि सिरों से ना काटकर 5' और 3' से ना काटकर ये क्या करेगा, उस डीएनए के 5 और 3' के अलावा कहीं से भी वो क्या कर देगा, कट कर देगा। उसे हम कौन सा एंजाइम बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड एंजाइम की बात करें विदलनकारी के तीसरे भाग की अगर बात करें, उसका नाम आपने क्या दे रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप में से एक देखा जाए तो REE भी शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इस प्रकार से भी मैंने लिख दिया है बार बार, तो इसको लंबा ना लिखकर इतना कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अगर बात करते हैं तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है यानी कि रेस्ट्रिक्शन विदलनकारी जो एंजाइम है उसको जो डिस्कवरी जिसने की है, फर्स्ट जो है वो 3 साइंटिस्ट है। नंबर 1 है आपके पास आर्बर, नाथन और स्मिथ। इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर कौन से एंजाइम का निर्माण किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का निर्माण करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन याद रखना, इस बार आने का चांस है कि आणविक कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर जो सीजर है वो कौन सा एंजाइम कहलाता है, तो याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही आणविक कैंचियाँ भी कह सकते हैं या आणविक कैंची वाला एंजाइम भी कह सकते हैं, जो क्या काम करेगा, कट करने का काम करेगा। डीएनए की जो लड़ियाँ हैं उन लड़ियों का पूरा निरीक्षण करेगा, उनमें से जहाँ उनको ज़रूरत है आवश्यकता के अनुसार काटने का। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से काट देगा, जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने की आवश्यकता होगी, जहाँ उसको कॉपीज़ बनाने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर ये काम करता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम आपका एंडोन्यूक्लियस जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा है, तो याद रखना बेटा जी, हिंड सेकंड जो एंजाइम है वो एक फर्स्ट जो प्रथम आपको मिला था वो कौन था, प्रथम हिंड सेकंड, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी को अगर आगे लेके चले, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अगर आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, और वो ये देखते हैं कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या होता है, आपको डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, ठीक है, डीएनए के जो अनुक्रम है यानी कि जो आप जिस प्रकार से आप चला रहे हैं ना, कैसे ये जो एक प्रकार से जो अनुक्रम चल रहे हैं GAATTC, इसी प्रकार से क्या होता है, सबसे पहले ये REE क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, सबसे पहले डीएनए में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर करते हैं ना। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है, पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम है, वो डीएनए के पैलिंड्रोमिक की सबसे पहले क्या करेगा, पहचान करेगा। याद रखना, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोमिक है क्या, तो वो सबसे पहले देखना पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है और डीएनए में पैलिंड्रोमिक का क्या काम है। यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पैलिंड्रोमिक क्या है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर पैलिंड्रोमिक क्या है और डीएनए में पैलिंड्रोमिक का क्या काम है उसको समझना। पैलिंड्रोमिक क्या होता है, तो पैलिंड्रोमिक का मतलब होगा कि अक्षरों का समूह जो क्या हो आगे और पीछे, अगर आगे से भी पढ़े या पीछे से भी पढ़े तो पढ़ने में क्या हो, वो दोनों एक समान हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लेते हो ना, जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया मलयालम, ठीक है, इसको आप आगे से भी पढ़ोगे मलयालम, ठीक है, कैसे पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है।
तो पैलिंड्रोमिक क्या मतलब होता है कि अक्षरों का एक समूह जिसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों तरफ पढ़ने पर वो क्या हो, एक समान आता है। ठीक है, अब डीएनए पैलिंड्रोमिक की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए पैलिंड्रोमिक क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, डीएनए जो लड़ियाँ होती हैं 5' और 3' वाली जो लड़ियाँ चल रही हैं, उन लड़ियों के जो अनुक्रम हैं, ठीक है, उन लड़ियों के जो अनुक्रम हैं, ये वाले जो अनुक्रम हैं, उन अनुक्रमों को एक दिशा में अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने पर वो क्या हो, समान आए, उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए पैलिंड्रोमिक। लड़ियों का मतलब हो गया, लड़ियों का जो अनुक्रम है, यानी कि 5' एक लड़ी ले ली मैंने, और इस लड़ी को अगर मेरे को पढ़ना है तो आपको पता है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, 2 लड़ियाँ होती है, एक दूसरे से चल रही हैं। 5' आपने पढ़ा GAATTC, ठीक है, इस प्रकार से एक बार मैंने पढ़ लिया जो, ठीक। अब इसी 5' अनुक्रम से ही इसको दोबारा पढ़ना, ये 5' अनुक्रम दिख रहा है GAATTC, इस प्रकार से आपको दोनों अनुक्रम एक बार पता लग गया कि डीएनए पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या हो गया कि डीएनए लड़ियों के अनुक्रम को एक ही दिशा में अगर आप पढ़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं, डीएनए पैलिंड्रोमिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले जो नेचुरल तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो प्राप्त हुआ था वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था, ई कोलाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ई कोलाई, बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस है, या थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस तो आपको पीसीआर के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, इसी से पीसीआर की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, आपको पता ही है। तो याद रखना, प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम आपको मिल रहा है वो ई कोलाई से, बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, नोट कर रखना इसको ना। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपको, इनसे आपको प्राप्त होगा। सेकंड हो गया, सेकंड के बाद में अगर आप देखते हैं कि थर्ड जो एंजाइम है आपके पास, उस एंजाइम को आप बोलते हैं सिंथेसाइज एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम। सिंथेसाइज का मतलब हो गया कि छोटे रूप से उसको बड़े रूप में लेकर जाना। तो याद रखना, संश्लेषी एंजाइम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो संश्लेषी एंजाइम का एग्जाम्पल जो आप दोगे वो कौन दोगे, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम एक प्रकार का कौन सा एंजाइम कहलाता है, संश्लेषी एंजाइम कहलाता है। जो क्या काम करता है, तो वो ध्यान रखना, ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए की जो लड़ियां होती हैं, उनका क्या कर देता है, बहुलीकरण, यानी कि उनको बढ़ाने का काम क्या करता है, संश्लेषी एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो डीएनए के छोटे अणु हैं, उन अणुओं को जोड़कर एक लड़ी का, बड़ी लड़ी का निर्माण करने का काम कौन करेगा, संश्लेषी एंजाइम। एग्जाम्पल कौन है, पॉलीमरेज। अगर एक डीएनए पर आपने सबसे पहले पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया तो उस आपको पता है कि डीएनए पर पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, आपको आरएनए, मैसेंजर आरएनए प्राप्त हो जाता है। और ध्यान रखना, डीएनए से पॉलीमरेज एंजाइम डाला, आरएनए प्राप्त हो गया, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि डीएनए पर पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ किया, क्या बन गया आपको, आरएनए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि अगर इस आरएनए पर आपने रिवर्स प्रोसेस लगा दी, यानी कि कौन सा एंजाइम अगर आपने डाल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल लिया, जो भी एक प्रकार का संश्लेषी एंजाइम है, जैसे ही आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाला तो जो डीएनए बन रहे थे वो किसके रूप में बनने लग जाएंगे, अब cDNA, यानी कि पूरक डीएनए। क्या बोलेंगे उसको, पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे उसको। यानी कि पूरक डीएनए बना, आरएनए से cDNA बनाने के लिए आपको कौन से एंजाइम की आवश्यकता होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। फोर्थ प्रकार का अगर आप बात करते हैं एंजाइम की, अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो पिछली बार की क्लास पेपर में आपके पास आया हुआ है, जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाला जो एंजाइम है, तो आपको पता है कि 2 डीएनए को जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइनिंग एंजाइम। और वो आपका कौन है, केवल और केवल है लाइगेज एंजाइम है। आप इतना सा पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ये मिलेगा कि वो ये है कि ये जो लाइगेज एंजाइम है किस प्रकार से 2 डीएनए को जोड़ता है। तो याद रखना, जब 2 डीएनए आपस में मिलते हैं तो वो डीएनए के कौन से स्थल से जुड़ता है, तो फास्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड बनाता है, ये क्या करता है, लाइगेज एंजाइम 2 डीएनए के मध्य एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड उत्पन्न करता है, जिससे क्या हो जाता है, ये जोड़ने का काम
करता है। और इसको हमने लाइगेज एंजाइम जो हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लाइगेज एंजाइम जो है ई कोलाई जीवाणु और T4 जीवाणु भोजियों, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई कोलाई जीवाणु और T4 जो जीवाणु भोजी हैं, इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बनाया, लाइगेज एंजाइम। कई बार बड़ी इसमें पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइगेज एंजाइम का ऐसे बना, तो ध्यान रखना ई कोलाई व T4 जीवाणु भोजी के द्वारा बना था। ठीक है। फिफ्थ अपना लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का जो लास्ट है, आप मैंने बताया था 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो 5 जो आपका पार्ट आ गया यहाँ पर, एल्कलाइन फास्फोटेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात में सुनना कि जैसे ही जब भी आप किसका निर्माण करते हो, एक RDNA बनाते हो, क्या बनाते हो, एक RDNA बनाते हो। RDNA को जब आप होस्ट सेल में डालते हैं, होस्ट सेल में जब आप डाल रहे हैं और उसकी क्या बना लेते हैं, बहुत सी कॉपीज बनाते हैं, तो याद रखना RDNA बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो फॉरेन DNA होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, फॉरेन DNA होना चाहिए, और साथ में एक क्या होना चाहिए, आपके पास वेक्टर होता है। तो याद रखना संश्लेषी जो एंजाइम है, सॉरी एल्कलाइन फास्फोटेज एंजाइम, इसका एक ही काम है कि ये जो प्लाज्मिड है, जिसे हम वाहक कहते हैं, इस वाहक को याद रखना, मैंने पहले बताया था, वाहक हमेशा कैसा होता है, वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। वर्ताकार का मतलब ऐसे गोल होता है। ठीक है, जो वाहक से आप DNA प्राप्त करते हैं वो गोलाकार होता है। लेकिन अब ये गोलाकार है और एक फॉरेन DNA से आकर नहीं जुड़ सकता। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टारगेट DNA भी बोल सकते हैं ना, टारगेट DNA। टारगेट DNA से वर्ताकार DNA कभी भी नहीं जुड़ सकता, तो इसलिए ये एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है, इस वर्ताकार जो प्लाज्मिड है, वर्ताकार जो वेक्टर है, इसको क्या करता है, इसके 5' सिरे से, इसके 5' सिरे पर उत्पन्न जो PO4 समूह है उसको हटा देता है। जैसे ही ये PO4 समूह हटता है जो वर्ताकार से, अब किस स्थिति में हो जाता है, एक कैसे बोलेंगे इसको, रेखीय हो जाता है। कैसे हो जाता है, लाइनर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना एल्कलाइन फास्फेटेज का क्या काम है, वाहक को क्या बनाता है, ये रेखीय बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है, वाहक को रेखीय बनाता है। इस कारण से ही RDNA में वेक्टर और आपका जो फॉरेनर DNA आपस में आकर जुड़ता है। कहाँ से इसको रेखीय बनाने का, तो याद रखना 5' सिरे पर PO4 जो समूह है उसको हटा कर क्या करता है, रेखीय बनाता है अपना। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है कि ये जो एंजाइम है इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ई कोलाई R फर्स्ट आपको दिख रहा है। इसके नामकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट आपको जो अक्षर दिख रहा है, अल्फ़ाबेट दिख रहा है, वो आपको कैसे दिख रहा है, कैपिटल लेटर में दिख रहा है। तो इसमें ध्यान रखना नामकरण में कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट जो लेटर है, प्रथम जो अक्षर है, वो किसको डिनोट कर रहा है, वंश को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो प्रथम जो आपको फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो किसको कर रहा है, उसके जीनस, उसके वंश को डिनोट कर रहा है, और इसको क्या करता है, पृथक कर देता है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, बड़े अक्षर में, यानी कि कैपिटल लेटर में ये लिखा जाएगा। अब लास्ट इसके बाद के जो 2 अक्षर आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो जो लास्ट के जो 2 अक्षर हैं वो इसको किसको प्रदर्शित करते हैं, उसकी जाति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ई हो गया तो ई का मतलब तो क्या हो गया, एशेरिकिया। ठीक है, ई से क्या हो गया, एशेरिकिया। और लास्ट के जो 2 अक्षर आए इसके बाद में छोटे होते हैं, बिल्कुल दोनों स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं, वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसको क्या बोल दिया आपने, कॉली बोल दिया। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। इसके अंदर जो नामकरण में तीसरा जो नियम होता है वो क्या होगा कि इनको किस में लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखते हैं हम। ठीक है, और जो 4th अक्षर आपको दिख रहा है, ये वाला R जो आपको दिख रहा है, वो क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, प्रभेद को डिनोट कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, चौथा अक्षर किसको प्रभेद करता है, प्रभेद को। और ये प्रभेद है क्या, जहाँ से ये जो एंजाइम निकल के आ रहा है उसको बताता है कि इसका प्रभेद कौन है। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अगर एक जीव से, एक जीवाणु से एक से अधिक एंजाइम प्राप्त हो रहे हैं, आपको एक जीव से क्या हो रहे हैं, एक जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आपको मिल रहे हैं,
तो उन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे? रोमन अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित करेगा? रोमन अंकों में, जैसे इकोलाई R1 इकोलाई R2। ठीक है, इस प्रकार से आपने ध्यान रखना। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम किया, 5 प्रकार के एंजाइम है, लयनकारी, विदलनकारी, फिर उसके बाद में आपके ने बताया ये संश्लेषण एंजाइम बताया, फिर आपने जॉइनिंग एंजाइम बताया, फिर आपने बताया एल्कलाइन फास्फेटेज बताया। एल्कलाइन फास्फेटेज प्लाज्मिड को वर्ताकार से रेखीय बनाता है। ठीक है, जॉइनिंग एंजाइम लाइगेज होता है जो कि इकोलाई और T4 जीवाणु भोज्य के द्वारा बनता है। ठीक है, फिर उसके आपने इसका क्लास नोमेनक्लेचर किया। प्रथम अक्षर उसके जीनस को डिनोट करता है, लास्ट की जो 2 अक्षर है वो उसकी स्पीसीज को आता है, तीनों इटैलिक में लिखे होते हैं। चौथा अक्षर जो होता है उसको प्रभेद, जहाँ से ये उत्पन्न किया जाता है। दूसरा, एक जीव से अगर एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको मिल रहे हैं तो वो रोमन अंकों से उनको डिनोट करते हैं, जैसे कि इकोलाई R1 इकोलाई R2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बाकी का जो आपका बचा हुआ टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।